गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम चैप्टर 8 एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और रिलेटेड कंसेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का वीडियो मैंने आपको पहले भी शेयर किया था। अब इसको मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझा के आपको शेयर कर रही हूँ। आपने वो अगर वीडियो देखा होगा तो आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होते क्या हैं ये पता चल गया होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये सारा कुछ इसमें से आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड, आपने देखो डिमांड वर्ड सुना हुआ है, क्योंकि हमने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि डिमांड सप्लाई क्या होती है। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर इंडिविजुअल जो स्टडी होती है वो होती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हॉल लेवल की स्टडी होती है। तो वहाँ पर सिर्फ डिमांड ही था, क्योंकि वहाँ पर हम व्यक्तिगत डिमांड की बात कर रहे थे। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है समग्र मांग। मीन्स एक अकाउंटिंग ईयर में इकोनॉमी के द्वारा जितनी भी टोटल डिमांड की गई है, गुड्स और सर्विस की जो भी टोटल डिमांड की गई है, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं। एग्रीगेट डिमांड मीन्स द सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी एज अ होल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग करते हैं हम। देखिए, एग्रीगेट डिमांड जो है हिंदी में बोलते हैं हम समग्र मांग, यानी संपूर्ण मांग। पूरी अर्थव्यवस्था में एक टाइम पीरियड जो होता है, जैसे कि फिस्कल जो टाइम होता है 1 ईयर है, उसमें जितनी भी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड की गई है उन सब का टोटल सम। ठीक है, और इकोनॉमी में जानते हो कि पूरे वर्ल्ड की, पूरे कंट्री की इकोनॉमी। तो एग्रीगेट डिमांड कहता है कि एक लेखा वर्ष में, एक अकाउंटिंग ईयर में, एक अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मांग का जोड़ समग्र मांग कहलाता है। ठीक है, एक लेखा वर्ष यानी जो हमारा अकाउंट जो फिस्कल ईयर होता है, जैसे कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, इस टाइम में एक इकोनॉमी, जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी है, के द्वारा, इंडिया की इकोनॉमी मतलब वहाँ पर जितने भी लोग हैं जो परचेज और सेल करते हैं, उनके द्वारा जो भी टोटल डिमांड की गई है, जो भी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी गई हैं, उन पर जो भी खर्च किया गया है, दैट इज़ डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो टॉपिक है, यहाँ पर अपनी थ्योरी दी है केन्ज ने, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जेम्स केन्ज का बहुत बड़ा रोल है। तो हम कर्व देखते हैं। देखिए, एग्रीगेट डिमांड AD = सिग्मा डी। सिग्मा डी का मतलब है कि टोटल जो जितनी भी डिमांड है उसका जोड़। तो पहला कर्व देखिए, पहले कर्व में आपको YO एक्सिस पर प्राइस ऑफ X, यानी किसी एक वस्तु की कीमत दी गई है, और क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, और OX एक्सिस पर आपको मांग, जो वस्तु है उसकी क्वांटिटी दी गई है। तो ये जो डिमांड कर्व है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, तो इसमें लिखा हुआ है माइक्रो डिमांड कर्व। आपको पता है कि माइक्रो डिमांड कर्व में सिर्फ एक वस्तु की कीमत और उसकी क्वांटिटी दे रखी होती है। अब आप ये कर्व देखिए, इस कर्व में YO एक्सिस पर प्राइस लेवल गिवन है आपको, यानी कीमत स्तर, जो भी पूरी इकोनॉमी में डिफरेंट वस्तुओं का है, और आगे है नीचे OX एक्सिस पर दिया गया है एग्रीगेट डिमांड, और जो आपको ये AD दिख रहा है ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है। एग्रीगेट डिमांड कर्व की तरह ही होता है, लेकिन ये जो होता है ये उसके कंपेयर में ज़्यादा झुका हुआ होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। समग्र मांग के जो कंपोनेंट्स हैं वो तत्व या इसके घटक। ओके, देखिए, हमारे पास 4 इसके कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर मीन्स उपभोग व्यय। इकोनॉमी में कंजप्शन पर जो भी खर्च किया गया है, उपभोग के लिए जो भी खर्च किया गया है, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया हो या नॉर्मल लोगों के द्वारा किया गया हो। ठीक है, तो कंजप्शन क्या होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक लेखा वर्ष में वस्तुओं सेवाओं पर किया जाने वाला कुल खर्च।
सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल को बढ़ाने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, जैसे मशीनरी खरीदी है, ठीक है, प्लांट्स वगैरह खरीदे हैं या कहीं इन्वेस्ट किया है, वो आपका क्या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जिसे कहते हैं निवेश व्यय। थर्ड है हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकारी व्यय जो गवर्नमेंट ने खर्च किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है, सोशल वेलफेयर पे किया है, गवर्नमेंट ने पब्लिक वेलफेयर पे किया है, वो आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह कुछ बनवाना था, उसके लिए उसने जो भी कंजप्शन किया है वो आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आता है नेट एक्सपोर्ट, शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात मीन्स निर्यात और आयात का जो डिफरेंस होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है, हमने जो भी आयात किया वो और जो हमने निर्यात किया उनका जो डिफरेंस है, दैट इज़ नेट एक्सपोर्ट। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं एडी मीन्स एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी मीन्स कंजप्शन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ओके, कंपोनेंट इज क्लियर टू यू। अब ये हमारे पास टेबल, हेलो सॉरी, ओके दिस इज़ द टेबल, लेट्स सी इट। देखिए वाई हमारे पास है आय, यील्ड इनकम, और एडी है समग्र मांग दिखाता है। जैसे जैसे हमारी इनकम राइज होती है, इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी, इंक्रीज होगा इनकम में, वैसे वैसे ही हम डिमांड करते हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब हमारी इनकम ज़्यादा हो जाती है तो हमारा डिमांड जो लेवल है वो इनकम के कंपेयर में कम हो जाता है और हम सेविंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखिए जब हमारी इनकम 0 थी तब हम 20 हमारी डिमांड थी, गेटिंग। जब 0 हमारी इनकम थी तब हम 20 क्वांटिटी या भी जो भी डिमांड कर रहे थे। इससे पता चलता है कि अगर आपके पास इनकम हो या नहीं हो, हम कंजप्शन पे खर्च तो करेंगे, यानी डिमांड तो करनी ही है। फॉर एग्जांपल के लिए आप कोई जॉब नहीं करते, आपके पास कोई पैसा नहीं है, क्या आप अपनी बेसिक नीड्स के लिए डिमांड नहीं करोगे? खाना भी आपको चाहिएगा और भी जितने भी बेसिक आपकी नीड्स हैं वो चाहिएंगी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है, इनकम का सोर्स है या नहीं है। कुछ चीज़ों की डिमांड जो है वो कंपलसरी होती है और वो करनी ही होती है, ठीक है। तो इनकम के 0 होने पर भी एग्रीगेट डिमांड 0 नहीं होती है, ठीक है। तो अब देखिए इनकम 0 से बढ़कर 10 हो गई तो एडी भी बढ़ गई। फिर इनकम देखिए 10 से 20, एडी 25 से 30, 20 to 30 इनकम हुई, 30 to 35 एडी हुई। अब देखिए जब हमारी इनकम 40 है तो हमारी एडी भी 40 है। तो एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर हमारी मांग और हमारी इनकम दोनों इक्वल हैं। लेकिन आगे आप देखो 40 से 50, 60 हो रही है हमारी इनकम, लेकिन एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीमेंट तो है लेकिन हमारी आय से कम है, हमारी इनकम ज़्यादा है। तो इस टेबल से हमें पता चलता है कि जब हमारे पास इनकम हो या ना हो, इनकम बेशक बिल्कुल 0 ही क्यों ना हो, तब भी डिमांड होती है। और डिमांड, इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब इनकम के कंपेयर में डिमांड कम होती है, क्योंकि उस पॉइंट पर हम सेविंग करना शुरू कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है एग्रीगेट सप्लाई, समग्र पूर्ति। समग्र पूर्ति जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में सप्लाई के बारे में स्टडी किया था, ठीक है, ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई होती है कि एक लेखा वर्ष में यानी एक इकोनॉमी में एक टाइम पीरियड में जितनी भी वस्तुएं और सर्विसेज अवेलेबल कराई गई हैं जो मार्केट में सेल करने के लिए अवेलेबल हैं, दैट इज़ एग्रीगेट सप्लाई। एक बार हम इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई और डोमेस्टिक फाइनल सप्लाई, आप इसको एग्रीगेट सप्लाई भी कह सकते हैं और डोमेस्टिक फाइनल सप्लाई भी। इन द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, फर्म्स के द्वारा एक अकाउंटिंग पीरियड में फर्म्स के द्वारा जितनी भी गुड्स और सर्विसेज सेल करने के लिए मार्केट में प्रेजेंट है, दैट इज़ एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई एक लेखा वर्ष में, एक अकाउंटिंग पीरियड में, फिस्कल ईयर में एक इकोनॉमी के द्वारा, इकोनॉमी में जितनी भी फर्म्स हैं उन सब के द्वारा जितनी भी गुड्स और सर्विसेज सेल के लिए अवेलेबल हैं, दैट इज़ एग्रीगेट सप्लाई। अब देखिए यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है,
लेबर है हमारा। देखिए एग्रीगेट सप्लाई जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है श्रम पर। जैसे जैसे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, जैसे जैसे रोज़गार बढ़ेगा वैसे ही आपकी सप्लाई बढ़ेगी। तो लेबर हमारे जब जीरो थे तो एग्रीगेट सप्लाई जीरो। एग्रीगेट सप्लाई कब होगी? सप्लाई तब होगी जब हमारे पास प्रोडक्शन होगा। अगर आपके पास काम करने के लिए लेबर ही नहीं होंगे, श्रमिक ही नहीं होंगे, तो प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती जाती है। लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब सप्लाई कांस्टेंट हो जाती है। उस टाइम अगर आप लेबर को बढ़ा भी देते हो तो प्रोडक्शन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, वो उतना ही रहता है। तो केंद्र के अकॉर्डिंग जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स थी उसमें सप्लाई को लिंक किया गया था प्राइस के साथ। ठीक है, प्राइस के साथ लिंक किया गया था सप्लाई को। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में केंजियन थ्योरी है यहाँ पर, तो केंज ने सप्लाई को, जो एग्रीगेट सप्लाई है उसे लिंक किया है लेबर के साथ, रोज़गार के साथ, एम्प्लॉयमेंट के साथ। तो उनका अनुसार वो कहते हैं कि अगर जैसे जैसे श्रमिकों की इकाई बढ़ाई जाएगी, जैसे जैसे रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती जाएगी। लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब रोज़गार के अवसर और सप्लाई दोनों बराबर हो जाती हैं। तो उस समय अगर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाता है तो हमारी सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आता, वो कांस्टेंट हो जाती है। और उस कंडीशन को कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, वो पूर्ण रोज़गार स्तर होता है। ओके, इस टेबल को देखिए। इस टेबल में वाई ओ एक्सिस, ठीक है, आपको गिवन है, और ओ एक्सिस, वाई ओ एक्सिस पर आप लेबर ले सकते हो, ओ एक्स एक्सिस पर आपकी एग्रीगेट सप्लाई है। ठीक है, अब देखिए जो आपका ए एस है, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ए एस एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और इसके अकॉर्डिंग ओ आप ले लीजिए, बिंदु ले लीजिए, ओ एस ले लेते हैं हम यहाँ पर। ओ वाई एक्स पर आपको यूनिट ऑफ लेबर दिखाया गया है, ओ एक्स एक्सिस पर एग्रीगेट सप्लाई दिखाई गई है आपकी। तो ओ ए एस जो आपका कर्व है, ए एस कर्व, जिसको आप ए एस कर्व के नाम से जानोगे, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। ठीक है, यहाँ पर एस बिंदु तक आपकी सप्लाई बढ़ रही है, और ये 45 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे रोज़गार उपलब्ध होगा वैसे वैसे ही आपकी सप्लाई बढ़ेगी। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक प्लांट लगाया हुआ है जहाँ पे 10 आपने मशीनें लगाई हुई हैं। अगर एक लेबर के प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है एक मशीन पर वो है 100 यूनिट्स है। अगर एक लेबर एक दिन में 100 यूनिट्स प्रोडक्शन कर रहा है, तो आपने 2 लेबर लगाए 200 यूनिट, 3 लगाए 300 यूनिट, 4 लगाए 400 यूनिट। तो जैसे जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया वैसे वैसे ही आपकी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। तो इस तरह ये 45 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा होगा, ठीक है, तो ए एस आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, जो कि ओ एस तक एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, जो कि 45 डिग्री का एंगल कवर करता है। उसके बाद एस से लेकर ए एस तक ये ओ वाई अक्ष के पैरेलल हो जाता है। मीन्स आप एम्प्लॉयमेंट में चेंज अगर करते हो तो एग्रीगेट सप्लाई में कोई चेंज नहीं होगा। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 हैं, कंजप्शन और सेविंग। देखिए आप कंजप्शन करोगे और सेविंग करोगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग प्रवृत्ति। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम पीसी के नाम से जानते हैं। तो उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? ये एक रेशो होता है, ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इनकम और ऑफ एन इंक्रीज इन इनकम दैट कंज्यूमर टेंड टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज रेदर देन टू सेव। मीन्स एक कंज्यूमर अपनी इनकम का जितना पार्ट कंजप्शन पर एक्सपेंडिचर करता है, यानी कंजप्शन पर खर्च करता है, स्पेंड करता है सेविंग करने की अपेक्षा। ठीक है, मीन्स कंज्यूमर अपनी इनकम का जितना पार्ट कंजप्शन पर खर्च करता है, दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एक बार और देख लेते हैं हम हिंदी में। उपभोग प्रवृत्ति वह तालिका होती है जो आय के विभिन्न स्तर पर उपभोग की विभिन्न मात्रा को प्रकट करती है। मीन्स कि जब इनकम किसी कंज्यूमर की इनकम इतनी थी तो उसने कितना कंजप्शन किया, इनकम के जैसे जैसे इनकम रेज हो रही है तो वो कितना कंजप्शन कर रहा है। ठीक है, तो आपकी जो कंजप्शन की आपकी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसके 2 टाइप्स होते हैं, APC।
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो देखिए APC क्या होता है। APC आपको ये लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मल्टीप्लायर का चैप्टर करेंगे वहाँ पर इसकी नीड होगी और इम्पोर्टेंट है काफ़ी। APC और MPC पे आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो APC कहता है कि कुल उपभोग और कुल आय के अनुपात को, यानी जितना हमने टोटल कंजप्शन किया है और जितनी हमारी टोटल इनकम है उसका जो रेशो है, दैट इज़ APC। APC इज इक्वल्स टू C/Y। C मीन्स कंजप्शन, उपभोग, और Y मीन्स आय, इनकम। देखिए टेबल के थ्रू देखते हैं हम आय। जब कंज्यूमर की इनकम 1000 करोड़, ये करोड़ में है इनकम, ध्यान रखना। आय 1000 है, 1000 है, फिर उसके बाद 2000 है। तो कंजप्शन, जब इनकम कंज्यूमर की 1000 है तो वो 800 करोड़ का कंजप्शन कर रहा है। उसकी इनकम जब 2000 है तब वो 1200 का कंजप्शन कर रहा है। तो APC का फॉर्मूला क्या है, C/Y, यानी 800/1000, 1200/2000। डिवाइड करोगे 0.8 और 0.6। देखिए टेबल है, YU एक्सिस पर आपको कंजप्शन दिया हुआ है करोड़ रुपीज़ में, और OX एक्सिस पर दी हुई है आपको इनकम, आय, ठीक है। तो आप देखिए जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, कंजप्शन उसमें से उपभोग भी निकल रहा है, लेकिन इनकम के कंपेयर में कंजप्शन कम है, ठीक है। इसी के साथ अपना वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी जो आपको करने हैं।